तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको देख लेते हैं। सबसे पहला टर्म जो हम लोग के पास आता है वो है सिस्टम, यानी कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में जिस सिस्टम को या जिस पार्ट को हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं उसी को सिस्टम कहते हैं। ये कहें कि पूरे पूरे जितने भी बॉडीज हैं पूरे यूनिवर्स की, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, बोलो, यूनिवर्स। ठीक है, तो यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है वो क्या कहलाता है, सिस्टम। ठीक है, और सराउंडिंग किसको कहते हैं, सिस्टम के बगल का, उसके आसपास का वो यूनिवर्स का हिस्सा जो इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करे, अफेक्ट करे, वो सराउंडिंग। जैसे कोई सिस्टम आप ले रहे हैं, उसमें सनलाइट की वजह से भी कुछ असर हो सकता है, तो इवन सन भी उसका सराउंडिंग होगा। ये जरूरी नहीं कि इमीडिएट सराउंडिंग हो, वो सन भी अगर उसको अफेक्ट कर रहा है तो भी उसके लिए सराउंडिंग होगा। तो ये दोनों टर्म्स हमने समझ लिया। इसके बाद आता है डायथर्मिक वॉल। डायथर्मिक वॉल क्या होता है, ये बेसिकली एक कंडक्टिंग वॉल होता है ना। तो कंडक्टिंग वॉल होगा तो क्या हीट के फ्लो को अलाउ करेगा, बिल्कुल। अगर कहीं पे आप डायथर्मिक वॉल लगा रहे हैं तो वो हीट के फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है, और एडियाबेटिक वॉल, अगर आप कहीं पे एडियाबेटिक वॉल लगा रहे हैं तो वो हीट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। ठीक है भाई, इसका यूज हम लोग करेंगे जब टाइप्स ऑफ सिस्टम देखेंगे, तो उसमें हम लोग डायथर्मिक वॉल और एडियाबेटिक वॉल को और बेटर तरीके से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है पाथ फंक्शन। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो पाथ पे डिपेंड करती हैं। जैसे हम लोग आगे देखेंगे प्रोसेस नाम का चीज, मतलब एक सिस्टम के स्टेट को बदलने की बात। जैसे मान लो एक आइडियल गैस है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, हमने उसके प्रेशर को बढ़ा दिया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो क्या उसका स्टेट चेंज हो गया कि नहीं, उस सिस्टम का क्या चेंज हो गया, बोलो, स्टेट चेंज हो गया। तो उस सिस्टम का जब स्टेट हम लोग चेंज करते हैं तो उसके दौरान हम लोग अलग अलग रास्तों को अपनाते हैं। तो जो वेरिएबल्स पाथ पे डिपेंड करते हैं उनको हम लोग पाथ फंक्शन कहते हैं। जैसे I2F जब जा रहे हैं, मतलब सिस्टम की स्टेट को इनिशियल टू फाइनल जब चेंज कर रहे हैं, तो उसके दौरान हम अलग अलग रास्ता अपना सकते हैं। उसके दौरान जो वर्क डन हम लोग करेंगे वो उस पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन जो है वो पाथ फंक्शन आता है। उसी तरह से I2F जाते हुए हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ, ये हीट कितना इजेक्टेड हुआ, वो भी किस पे डिपेंड करता है, बोलो, वो भी डिपेंड करता है पाथ पर, और इसीलिए हीट भी पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेट वेरिएबल्स पे। I2F जाते हुए कुछ क्वांटिटीज हैं जो पाथ से इंडिपेंडेंट है, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस रास्ते जाएं, चाहे इस रास्ते जाएं, चाहे इस रास्ते जाएं, यहाँ जो वॉल्यूम V1 था वो बाद में अगर V2 हुआ तो आप किसी भी रास्ते पहुंचे V2 ही वॉल्यूम मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम जो है वो क्या, कौन सा फंक्शन हो गया, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल कहलाता है वो। उसमें बहुत सारे और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं स्टेट वेरिएबल्स में। आप ले सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब जो है स्टेट वेरिएबल्स में आते हैं। तो आप देखिए ये जो है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट को भी डिफाइन करते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई एक सिस्टम का कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ टेम्परेचर है, आप इन तीनों को फिक्स कर लीजिए, उसका स्टेट फिक्स हो गया। अब आप वो स्टेट को चेंज करेंगे तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक कम से कम जरूर बदल जाएगा। दो भी बदल सकता है, तीनों भी बदल सकता है। समझ में आया जी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स। ये जो स्टेट वेरिएबल्स है ना, वो किसी, अगर हम लोग ग्राफ बनाए थर्मोडायनेमिक का, तो थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ में एक ऐसे पॉइंट का काम करते हैं जो स्टेट ऑफ फंक्शन को डिफाइन करेगा। इस पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, कोई ना कोई स्टेट वेरिएबल बदल जाएगा और उसकी वजह से स्टेट ऑफ द फंक्शन, स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज कर गया, है ना। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम अगर चेंज कर गया तो किसकी वजह से चेंज किया, इन्हीं स्टेट वेरिएबल्स की वजह से चेंज हो गया। अब ये जो है, ये जो स्टेट वेरिएबल्स है, सपोज हमने यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम लिया,
तो ये इस ग्राफ के लिए किसका काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स का काम कर रहे हैं, और वही कोऑर्डिनेट स्टेट को डिफाइन करता है। इसीलिए इन स्टेट वेरिएबल्स को हम लोग थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स एक ग्राफ का निर्माण करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बोलो, इंडिकेटर डायग्राम। आ रहा है समझ में? तो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स की मदद से जब हम लोग किसी सिस्टम के स्टेट को दिखाते हैं किसी पॉइंट के द्वारा, और उसके दौरान उसके किसी एक प्रोसेस के दौरान जो चेंज किस तरह से उसके सिस्टम में आया है, उस सिस्टम के स्टेट में जिस तरह से चेंज आया है उसको दिखाते हैं, उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इंडिकेटर डायग्राम, है ना। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब एक बार बार एक चीज यूज कर रहे हैं, प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस जो है वो स्पेशल कंडीशन है अंडर विच स्टेट ऑफ द फंक्शन इज बीइंग चेंज्ड। जिस स्पेशल कंडीशन के अंदर हम लोग किसी स्टेट ऑफ फंक्शन को क्या, स्टेट ऑफ सिस्टम को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है भाई। और ये प्रोसेस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, उस पे हम लोग आएंगे। पर उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये जो हमने वेरिएबल्स की बात की, ये जो हमने अलग अलग क्वांटिटीज की बात की, हो सकता है वो पाथ फंक्शन हो सकता है वो स्टेट फंक्शन हो, लेकिन उसके अलावा उनको हम लोग दो और पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम एक्सटेंसिव हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है, इंटेंसिव। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जनरली स्टेट वेरिएबल होता है, जो सिस्टम के पास खुद रहता है वो स्टेट वेरिएबल होगा। सोचो, सिस्टम के पास है तो सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करेगा। जैसे सिस्टम के पास प्रेशर हो सकता है, सिस्टम के पास वॉल्यूम हो सकता है, सिस्टम के पास डेंसिटी हो सकता है, सिस्टम के पास मास हो सकता है। ये सब सिस्टम के स्टेट को डिफाइन करता है कि नहीं करता? लेकिन सिस्टम के पास वर्क नहीं हो सकता, सिस्टम के पास हीट नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? हीट हमेशा ट्रांसफर होता है, वर्क हमेशा ट्रांसफर होता है। सिस्टम के पास क्या होता है, ये सब प्रॉपर्टीज होते हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा कहते हैं बोलो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जनरली आप देखेंगे डिफाइन किया जाता है डिपेंडेंट ऑन मास। जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें समझिएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखने के लिए, चेक करने के लिए वेदर दिस प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, आप क्या करेंगे, सीधा सीधा उस सिस्टम को डबल अमाउंट में ले लेंगे, बिना कुछ भी चेंज किए, बिना उसकी किसी और प्रॉपर्टी को चेंज किए। आप उस सिस्टम को क्या करेंगे, डबल अमाउंट में ले लेंगे या आधा कर देंगे। और अगर डबल अमाउंट में लेने से वो क्वांटिटी बदल जाए तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिपेंडेंट ऑन मास। और अगर वो क्वांटिटी ना बदले तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए एक सिस्टम ऑफ आइडियल गैस, आपके पास इतना कंटेनर था, आपने उतना ही डबल ले लिया, ये नहीं कि ये हटा देंगे तब तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम नहीं बढ़ाना, अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो मास भी बढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं? उस सिस्टम के किसी भी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करेंगे, केवल हम लोग अमाउंट डबल कर देंगे। तो अमाउंट डबल करने से क्या वॉल्यूम डबल हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई। सोचो ना, अगर मान लो कॉपर प्लेट ही लेंगे, हमने अमाउंट डबल कर लिया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो ऐड किया उससे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? वॉल्यूम बढ़ेगा। अरे एक्स्ट्रा लेंगे तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, या काट दोगे तो वॉल्यूम घटेगा नहीं, वॉल्यूम तो चेंज होगा। तो वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम कैसा प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी चेंज हुआ क्या? नहीं। डेंसिटी कैसे चेंज होगा? मास भी चेंज हुआ, मास डबल हुआ, वॉल्यूम भी डबल हुआ, तो डेंसिटी सेम रहा। आप समझ रहे हैं? आप वही सिस्टम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, उस सिस्टम में अंदरूनी कोई बदलाव नहीं कर रहे। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए हम लोगों ने कंटेनर, इतना कंटेनर में गैस रखा होता और यहां खाली रहता और इसको हटा देते, तो सिस्टम के अंदर में कुछ बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? उसका डेंसिटी कम कर दिया आपने डबल सिस्टम नहीं लिया। तो आपको एक्सटेंसिव इंटेंसिव देखने के लिए क्या करना है कि जितना जैसा सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही आप डबल ले लीजिए, और तब आप देखिए क्या क्या बदल गया। समझ रहे हैं? जैसा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर में कोई बदलाव नहीं, तो क्या बदलाव आया उसके अंदर? एक आया कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया,
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेंसिटी चेंज हुआ क्या? नहीं। प्रेशर चेंज हुआ? नहीं। प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी जो है वो नहीं बदला भाई, मास भी बदल गया, वॉल्यूम भी बदल गया, डेंसिटी नहीं बदला। टेम्परेचर बदला क्या? टेम्परेचर नहीं बदला। तो ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इसलिए इसको भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। एंड सो ऑन, इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव होंगी, कुछ इंटेंसिव होंगी। अब वापस आते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस को हमने कहा कि प्रोसेस इज दैट स्पेशल कंडीशन अंडर विच सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज बीइंग चेंज्ड। मतलब वो स्पेशल कंडीशन जिसकी तहत हम लोग किसी स्टेट ऑफ सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बोलो, चेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस। और वो प्रोसेस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे दो उसका इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो एक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग यही सिलेंडर लेते हैं मान लो, और यहाँ पे हमने पिस्टन लगा दिया, ठीक है, इसमें गैस है, भरा हुआ गैस, और इसमें हमने ये लगा दिया पिस्टन। अब इसको बहुत धीरे 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 पुश कर रहे हैं, तो इसका प्रेशर चेंज होगा कि नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं? तो आप क्या P और V के बीच में ग्राफ बना पाएंगे? बिल्कुल। अभी क्या प्रेशर है वो और अभी क्या वॉल्यूम को मेजर कर पाएंगे? थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पुश किए तो थोड़ी देर बाद क्या प्रेशर वॉल्यूम में बता सकते हैं, फिर थोड़ा पुश किए तो थोड़ी देर बाद क्या प्रेशर वॉल्यूम में बता सकते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह से पॉइंट्स आप मेजर करते जाइए, पॉइंट्स आप लेते जाइए, और आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट स्टैटिक, इक्विलिब्रियम में हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में, हल्का हल्का डिस्प्लेस कर, ठीक है। जैसे आपको याद होगा वर्क डन जब करते थे वो धीरे धीरे ले जाते थे ऊपर, है ना, वो क्वासी स्टैटिक था। ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पे हम कितना फोर्स लगाते थे? mg के बराबर। किसी ब्लॉक को ऊपर उठाने में कितना वर्क डन हम कर रहे हैं वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? mg के बराबर वर्क डन ऊपर फोर्स लगाते थे। तो क्वासी स्टैटिक ले जाते हैं वेरी स्लोली। आपने पोटेंशियल एनर्जी के कई डेफिनेशंस में सुना होगा कि टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस वेरी स्लोली। तो वेरी स्लोली वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, वो एक्चुअल प्रोसेस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतना स्लो होता है कि इनफाइनाइट टाइम लगेगा कि यहां से आ जाने में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑलमोस्ट स्टैटिक हो सकते हैं, है ना, लगभग टेंडिंग टू क्वासी स्टैटिक हो सकते हैं, ठीक है भाई। ऐसे प्रोसेस के पाथ के इंटरमीडिएट स्टेट्स के बारे में हम लोग को पता होता है, और इसलिए हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत? और इसीलिए इसको रिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा जाता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका पूरा पाथ जब मालूम है तो एग्जैक्टली उसी पाथ के अराउंड हम लोग वापस भी तो ला सकते हैं, इसलिए रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन दूसरा प्रोसेस का नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पिस्टन उठे, लिए और खींच लिए पूरा, समझ रहे हैं, तुरंत खींचे। तो आपको इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम मालूम था? यस। फाइनल प्रेशर वॉल्यूम मालूम रहेगा? यस। बीच का स्टेप्स मालूम रहेगा? नहीं। तो इनिशियल मालूम, फाइनल मालूम, बीच का ग्राफ, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है भाई। ऐसे गया कि ऐसे गया कि ऐसे गया कि ऐसे गया, नहीं पता। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं, और इसीलिए उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। रास्ता ही नहीं पता, तो वापस कैसे आओगे? समझ रहे, आंख में पट्टी बांध के यहां से सीधे पहुंचा दिया गया जगह पे, तो बीच का रास्ता देखे नहीं तो आओगे कैसे? और जो रास्ता देखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है भाई। इसके अलावा प्रोसेस में जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमने कहा है उसके नाम पे अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, उसको अलग अलग देखेंगे हम लोग आगे। चलिए देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस अलग से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे आइसोबेरिक आपने सुना होगा, आइसोकोइक सुना होगा, आइसोथर्मल सुना होगा, एडियाबेटिक सुना होगा। तो एक एक करके उनको हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में यही करना ही है हम लोग को। नेक्स्ट आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल है, ए बी। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो दोनों का टेम्परेचर क्या है? इक्वल है। टेम्परेचर
बराबर। और जब उन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो उनका आपस में कोई हीट फ्लो नहीं होता, नेट हीट फ्लो कम से कम नहीं होता। अगर हो भी रहा होगा तो जितना ए से बी में जा रहा होगा उतना ही बी से ए में जा रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, ये हीट फ्लो जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर हमको मालूम है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में हीट का फ्लो होता है। ये हीट जो है वो क्या बॉडी के पास होगा? अभी भी मैंने बोला था कि वो स्टेट को डिफाइन नहीं करता है, वो हीट बॉडी के पास होता नहीं है। तो भाई वो फ्लो कैसे करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी? ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन आता है। अगर मेरे पास हीट नहीं है तो हम कैसे किसी को ट्रांसफर करेंगे? तो देखिएगा ध्यान से, जब वो हमारे पास होता है उसका नाम अलग होता है, उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी, या उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। उसके टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी के पास एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी, या वही इंटरनल एनर्जी का एक छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है। और दूसरे के पास भी थर्मल एनर्जी है, एक के पास ज्यादा टेम्परेचर है तो उसके पास ज्यादा थर्मल एनर्जी, कम टेम्परेचर है कम थर्मल एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर होगा, जिस समय वो ट्रांसफर हो रहा होगा उस समय उसको बोलेंगे हीट, और जब वो बॉडी में होगा उस समय वो इंटरनल एनर्जी का हिस्सा होगा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये नहीं कभी कहेंगे कि अ बॉडी कंटेन्स 20 जूल ऑफ हीट, ये गलत है। अ बॉडी कंटेन्स 20 जूल ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये हो सकता है, लेकिन अ बॉडी कंटेन्स 20 जूल ऑफ हीट, ये गलत है। हीट होता नहीं, केवल ट्रांसफर होता है। समझ रहे? हीट होता नहीं है, केवल ट्रांसफर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा। वर्क और हीट, ये जो दो प्रोसेस हैं वो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस है। ठीक है। एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए दो मेथड यूज करेंगे हम लोग, वर्क और हीट। किसी सिस्टम को हीट करेंगे उसको एनर्जी दे रहे हैं, कोई सिस्टम वर्क करेगा वो एनर्जी लूज कर रहा है। अरे हम वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी कम होगा कि नहीं होगा? तो कोई सिस्टम वर्क करेगा वो एनर्जी लूज कर रहा है, किसी सिस्टम को हीट कर रहे हैं उसका एनर्जी बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? ये ब्रॉडर थर्मल इक्विलिब्रियम का ब्रॉडर भाई, बड़ा भाई। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है समझिए। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तीन तरह के इक्विलिब्रियम शामिल होते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आप जानते हैं नेट फोर्स 0 होना चाहिए और नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। उसके अलावा उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, जो ऑलरेडी आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ लिए है ना। और तीसरा मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और थर्ड कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? वो लोग थर्मल इक्विलिब्रियम, वो उसका हिस्सा है। ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। किसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा? सराउंडिंग के साथ। ठीक है। सिस्टम मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। ठीक है भाई। और इसी थर्मल इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ। अब इसका बहुत ये अजीब लगता है कि भाई जीरो तो काउंटिंग नंबर नहीं है, तो ये जीरोथ लॉ क्या होता है? फर्स्ट लॉ बोलते, सेकंड लॉ बोलते, थर्ड लॉ बोलते, फोर्थ लॉ बोल देते हैं, ये जीरोथ लॉ क्यों बोला गया? तो देखिए क्या हुआ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले खोज लिया गया। ठीक है। उससे ज्यादा फंडामेंटल लॉ बाद में खोजा गया। तब सोचा गया कि अब इसको कहाँ नाम दे, इसको कहाँ जगह दें भाई। फर्स्ट लॉ तो उसको बोलते आ रहे हैं, सारा बुक पब्लिश हो गया, सारा इतना लोग अपना पेपर पब्लिश कर दिया है ना। अब चेंज करेंगे ऑर्डर पे गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसको समझिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, मान लो बॉडी ए है, बीच में हमने एडियाबेटिक वॉल लगा के रखा है, ये बॉडी बी है और यहां पे बॉडी सी है। उल्टा भी हो सकता है, ए बी सी ऐसे भी रखा रह सकता है। और ये बीच में हमने ये एडियाबेटिक वॉल है और ये डायथर्मिक वॉल। ठीक है भाई, ये भी डायथर्मिक। ए सी के साथ
अगर डायथर्मिक वॉल कनेक्टेड है तो क्या होगा, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्यों? हीट ट्रांसफर होगा, दोनों तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू अगर टेम्परेचर ऑफ सी हो, यानी दूसरे शब्दों में क्या है, सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में कहें कि इफ ए एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड बी एंड सी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब ए और बी के बारे में पता तो है कि वेदर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ये लॉ कहता है कि इफ सी इज सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी, देन ए एंड बी मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अब उसको अगर टेम्परेचर के शब्दों में कहें तब तो वो क्लियर दिख रहा है कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल है, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। आ रहा है समझ? यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जल्दी से इतना कॉपी करिए फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है उसको समझिए। कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, मान लो कोई एक अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, उस सिस्टम में मॉलिक्यूलर लेवल पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है उसी के सम को हम लोग उस सिस्टम का क्या बोलते हैं, वो लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे अराइज होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उससे पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है, या रिपल्शन होगा उससे भी पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगा, और उनका जो मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी आता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो काइनेटिक एनर्जी। आपको याद होगा आइडियल गैस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसे गैस होते हैं जिनका मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं करता। तो आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता, केवल क्या होता है बोलो, काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है बोलो, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, केवल टेम्परेचर पर डिपेंड, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा। टोटल सिस्टम में अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो तो काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ जाएगा ना। तो लेकिन अगर एक गिवन सिस्टम की बात करें तो वो गिवन सिस्टम के लिए केवल और केवल किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है अगर किसी सिस्टम में, मान लो आइडियल गैस वाला सिस्टम नहीं है, नॉर्मल कोई और सिस्टम है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, तो वो वॉल्यूम पे भी डिपेंड होने लगता है। ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, समझ रहे हैं? इस काइनेटिक एनर्जी का केवल डिपेंडेंस टेम्परेचर पे होगा। आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करिए, काइनेटिक एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर वो आइडियल गैस का सिस्टम है। So for ideal gas, internal energy depends only on temperature. Internal energy को U से generally denote करते हैं, तो U is directly proportional to T। आगे हम लोग देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी। चलिए भाई, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे बढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ लेना चाहिए, वो है वर्क डन इन any thermodynamic process, work done in any process for any substance, किसी भी सब्सटेंस के लिए और किसी भी प्रोसेस में एक जनरल वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए इस तरह का एक हमारे पास वेसल है, जानबूझ के हम लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता हुआ दिखाया है, और ये हमारा मान लो पिस्टन है, इधर से फोर्स F लग रहा है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो, तो जो वर्क डन होगा dW, यहां का अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, तो dx डिस्प्लेसमेंट होगा तो बहुत थोड़ा ही आगे बढ़ेगा, तो एरिया चेंज नहीं करेगा, और dW इक्वल्स टू लिखेंगे F dx, लिखेंगे कि नहीं बोल, लिखेंगे। अच्छा, F को क्या लिख सकते हैं,
प्रेशर इनटू एरिया dx। अगर यहां पे प्रेशर P है अंदर, तो dW यानी वर्क डन बाय द सिस्टम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, dW क्या आ जाएगा, P देखिएगा A और dx जो आगे बढ़ा है इसकी वजह से जितना वॉल्यूम बढ़ा है बस वही आएगा, AdX इक्वल टू dV होगा। समझ रहे हैं, होगा कि नहीं? अरे मान लो यहां पे पिस्टन था और यहां चला गया तो भाई dx बढ़ा आगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करो तो जितना वॉल्यूम बढ़ा वही आएगा कि नहीं आएगा? तो dW इक्वल्स टू P dV लिख सकते हैं। और टोटल वर्क डन निकालना तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P dV। अब बताओ ये वर्क डन के लिए हमने कोई प्रोसेस का कंडीशन लिया क्या कि यही प्रोसेस में यूज करेंगे? नहीं, कोई भी जनरल प्रोसेस में यूज। किसी एक सब्सटेंस के लिए कंडीशन लिया क्या कि इसी सब्सटेंस के लिए यूज करेंगे? नहीं। तो ये हम लोग किसी भी प्रोसेस और किसी भी सब्सटेंस के लिए लगा सकते हैं, इसको आगे यूज करेंगे। जल्दी से कॉपी करें। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को पढ़ लेनी चाहिए वो है ग्राफिकल मीनिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकली हम लोग कैसे वर्क डन निकालेंगे, ग्राफिकल मीनिंग कैसे। तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। इसमें अगर हमारे पास पीवी ग्राफ तो उसका एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, उसका एरिया जो आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी आएगा कि, और यही वर्क डन होता है ना। तो हम लोग कहेंगे कि एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन। अच्छा, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन, ये तो बात हमने समझ ली। हो सकता है कभी चकमा देने के लिए ना आपको ऐसा दे दे, पी इधर और डी इधर और ग्राफ ऐसा, तो भी आपको ध्यान रखना है कि एरिया मस्ट बी बाउंडेड विथ वॉल्यूम एक्सिस। समझ रहे, प्रेशर एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया नहीं लेंगे। तो चकमा देने के लिए यूज भी कर रहा है तो आपको उसमें फंसना नहीं। अच्छा, यहां पे आप सोचिए कि किस वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो सिस्टम वर्क कर रहा है तो एक्सपेंशन होगा, सिस्टम ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा तो उधर ले जा रहा होगा। समझ रहे हैं, तो एक्सपेंशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या आएगा, नेगेटिव। कंप्रेशन अगर हो रहा है, मान लो कंप्रेशन हो रहा है, ऐसे वॉल्यूम घट रहा है तो dx इधर आएगा ना, और सिस्टम तो अभी भी फोर्स उधर ही लगा रहा है, तो कंप्रेशन में वर्क डन क्या आएगा, तो वर्क डन इन कंप्रेशन नेगेटिव, वर्क डन इन एक्सपेंशन पॉजिटिव। ये ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेते हैं, बोलो, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम हम लोग लेते हैं नेगेटिव। समझ में, ये वर्क डन का बेसिक, एकदम बेसिक चीज। अच्छा, ये हो गई वर्क डन की बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर मान लो एक सिस्टम है, ये छोटा सा सिस्टम बना और उसको हमने कुछ हीट दिया, तो वो उस हीट का दो यूज कर सकता। या तो उस हीट के मदद से वो कुछ वर्क डन करे, ऐसा हो सकता है। हीट करेंगे, मान लो यहां पिस्टन लगा हुआ है, हीट करेंगे तो एक्सपेंशन शुरू होगा, वर्क डन कर देगा। कुछ हिस्सा वर्क डन में चला गया, और जो हिस्सा उसने वर्क डन में खर्च नहीं किया वो स्टोर कर लेगा। अरे भाई, सैलरी मिलेगा, कुछ खर्चा करोगे और कुछ बैंक में जमा करोगे नहीं, वही कह रहा है कि मिला इसको हीट के फॉर्म में इसको एनर्जी मिला, उस एनर्जी का एक हिस्सा इसने वर्क डन करके खर्च किया और दूसरा हिस्सा अपने पॉकेट में रख लिया। समझ रहे हैं, तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही तो है कि नहीं भाई, ये टोटल एनर्जी कंजर्व करेगा। सो सपोज Q इज द हीट given to the system, this is equal to work done by the system plus change in internal energy of the system, है कि नहीं? और इसीलिए ऐसे लिखते हैं Q minus W equal to delta U, Q minus W equal to delta, ये लिखते हैं, समझ में आ रहा है? Q minus W equal to delta E. This is mathematical statement of first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या कहेंगे कि इफ द हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम एंड चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोई नया चीज थोड़ी, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। Q minus W equals to delta। अब आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस स्टेटमेंट में देखिए, Q पाथ फंक्शन है, W पाथ फंक्शन है, लेकिन डेल्टा U इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा U कम से कम पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो एक हमने प्रोसेस लिया, I to F जा रहा है, I to F, इसके अलोंग, इसके अलोंग, इसके अलोंग, मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है ना, 3 अलग अलग रास्तों के अलोंग हम लोग एक प्रोसेस को ले जाते हैं। तो पहले प्रोसेस में वर्क डन अगर W1 है और हीट एब्जॉर्ब्ड इजेक्टेड Q1 है, तो Q1 माइनस W1 उसका डेल्टा U होगा। दूसरे प्रोसेस के लिए Q2 माइनस W2 डेल्टा U होगा, और तीसरे प्रोसेस के लिए Q3 माइनस W3 डेल्टा U होगा कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखें तो ये डेल्टा U भी UF माइनस UI, ये डेल्टा U भी वही UF माइनस UI, और ये डेल्टा U भी UF माइनस UI। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि Q1 अलग होगा, लेकिन Q1 माइनस W1 मस्ट बी इक्वल टू Q2 माइनस W2 इक्वल टू Q3 माइनस W3। लेकिन यहां पर जो Q और W के वैल्यूज हैं वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, साइन कन्वेंशन के साथ। अगर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है तो क्या साइन कन्वेंशन, देखो वर्क डन का ऑलरेडी लिख चुके हैं। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या लेना है, पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेना है, नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव, और हीट इजेक्टेड क्या लेंगे, नेगेटिव। हीट इजेक्टेड बाय द सिस्टम क्या लेंगे, नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इजेक्टेड बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचिए, इसमें अगर हम पुट कर रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं और उसने कहा कि मान लो 100 जूल ऑफ हीट इज इजेक्टेड बाय द सिस्टम, ठीक है, तो आप -100 Q की जगह पुट करेंगे, समझ रहे हैं? अगर ये कहा जाए कि 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इस W की जगह आप -100 पुट करेंगे, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो रही है चीज? वहीं पे आपसे ये कहा कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम निकाल लो, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा बताओ, ठीक है। और आपने पूरा कैलकुलेशन किया, W का वैल्यू मान लो आ गया -100 जूल। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 100 जूल, समझ रहे हैं? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज, मतलब इसके आगे एक माइनस लगा के तब आंसर करना है, समझ रहे हैं? अगर यही पूछेगा बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम कितना है, सेम क्वेश्चन में -100 जूल, समझ रहे हैं? अगर W का वैल्यू इसी इक्वेशन के मदद से आता है आपका 100 जूल, आप वर्क डन बाय द सिस्टम क्या बोलेंगे, 100 जूल, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या बोलेंगे, -100। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास आंसर आता है Q इक्वल्स टू +20 जूल, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, आप क्या बोलेंगे,
हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव लेते हैं तो 20 जूल। हीट इजेक्टेड बाय द सिस्टम कितना है? -20। अगर आपका Q का वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से आता है -20 जूल, आप हीट एब्जॉर्ब्ड क्या बोलेंगे? -20। और हीट इजेक्टेड क्या बोलेंगे? +20। आ रहा है समझ? क्लैरिटी हुआ? ये साइन कन्वेंशन हो गया वर्क डन का, जल्दी से कॉपी करिए।